हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बच्चों, वो चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखो बच्चों, ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर होगा। हमने फर्स्ट लेक्चर में बच्चों कंप्लीट डिटेल से कवर किया था फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल्स एंड नॉन मेटल, और मैंने आपको यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन निकाल के दिखाए थे। ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बन रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर बच्चों सेकंड टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और आपको अब पता चल गया है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको अब आप जानते हो कि अगर हम किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो बच्चों हम रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हम मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो मेटल की भी क्या करवाएंगे बच्चों? रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? पहले करवाते हैं बच्चों ऑक्सीजन के साथ, यानी मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा। फिर हम वाटर के साथ करवाते हैं, फिर हम एसिड के साथ करवाते हैं। पिछले जो लेक्चर में बच्चों हमने रिएक्शन विद एयर यानी ऑक्सीजन के साथ मेटल की रिएक्शन करवाई और उसका नेचर देखा था। फिर हमने एनोडाइजिंग देखा था बच्चों। एनोडाइजिंग क्या होता है? एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं। कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ देखा था। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों रिएक्शन विद वाटर का है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, आप जानते हो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2 होता है। अब देखो मेटल की रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाएंगे तो किस प्रकार का कंपाउंड बनता है बता देता हूँ। मेटल होता है ना बच्चों, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है बच्चों? मेटल्स होता है ना, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है बच्चों? मेटल्स या मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस निकालता है। आई बात समझ में? मेटल होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, क्या कि अलग अलग मेटल होते हैं वो अलग अलग तरीके से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। अलग अलग मेटल वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। तो ये क्या प्रॉब्लम है भाई? देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होगी। रिएक्टिविटी सीरीज जानते हो? नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि रिएक्टिविटी सीरीज बच्चों एक ऐसी सीरीज होती है जो आपको ये बताती है कि कौन सा मेटल हाई रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव होता है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे पोटेशियम सबसे टॉप पे आता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ये क्या बच्चों? ये है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो बच्चों रिएक्टिविटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। आई बात समझ में? तो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ होते हैं ना बच्चों मेटल वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं वो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं? वो स्टीम के साथ करते हैं। स्टीम जानते हो? भाप के साथ करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। उसको रिएक्शन करवाने के लिए उस पानी को गर्म करना पड़ेगा। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो न तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं न हॉट के साथ करते हैं, वो स्टीम के साथ करते हैं। और कुछ की तो हद ही हो गई, वो तीनों के साथ नहीं करते, वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। अब ये क्या सीन है? देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। देखो जो बच्चों मेटल टॉप पे हैं वो मेटल बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी पोटेशियम और सोडियम है ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, और कैल्शियम भी करते हैं। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो ये तीनों बच्चों थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। कैल्शियम की तुलना में ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये तीनों बच्चों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। अब नीचे कौन आ रहा है बच्चों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसा मेटल है जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। उस अगर इसकी रिएक्शन करवानी है पानी के साथ तो उस पानी को गर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं और नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी और कम हो गई है। तो बचा एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, इनकी तो हद ही हो गई। ये
ना तो ठंडे पानी के साथ करेंगे ना हॉट वाटर के साथ करेंगे। ये किसके साथ करेंगे बच्चों? स्टीम के साथ करते हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी कम हो रही है। और नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी और कम होती जाएगी। तो जैसे कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसकी तो रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये तो ना तो ठंडे पानी के साथ करते हैं, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं, ना स्टीम के साथ करते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। आपने देखा होगा कॉपर की बोतल में पानी पीते हैं हम, इसलिए पीते हैं कि कॉपर वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आई बात समझ में? तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले हम करेंगे बच्चों पोटेशियम और सोडियम। ये दोनों है वो पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई वॉयलेंट तरीके से रिएक्ट करता है। कैसे? जैसे मान लो पोटेशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे आप पानी के अंदर पोटेशियम को डालोगे तो ये इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। ध्यान से सुन लो, जैसे आप वाटर के अंदर पोटेशियम को डालोगे तो इंस्टेंटली रिएक्ट करता है। अरे क्यों करता है? क्योंकि बच्चों ये हाई रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मेटल होते हैं। आई बात समझ में? तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, तो मेटल है के, पोटेशियम OH, और साथ में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस निकालेगा। और आपको बता दूं बच्चों, ये साथ में क्या निकालता है? हीट निकालता है। क्या निकालता है? हीट। जैसे आप पोटेशियम के टुकड़े को पानी में डालोगे तो हीट निकलेगी, और उस हीट के संपर्क में आते ही वो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस जल जाती है। और आपको बताऊं, जो हाइड्रोजन गैस होती है वो धमाके के साथ जलती है। किससे चलती है बच्चों? धमाके के साथ। जैसे आप छोटे से पोटेशियम के टुकड़े को पानी में डालोगे तो वो एक्सप्लोजन के साथ जलेगा, विस्फोट के साथ जलता है। वो इसलिए जलता है क्योंकि साथ में हीट निकलती है, उस हीट के संपर्क में हाइड्रोजन गैस आ जाती है, और ये हाइड्रोजन गैस के फटने की आवाज़ आती है। ठीक है, इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन गैस जल जाती है। तो ये बताओ ये किस प्रकार के रिएक्शन है? साथ में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या निकल रही है बच्चों? हीट निकल रही है। आपको पता है कि जिस रिएक्शन में हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चलो सोडियम के साथ कराते हैं। तो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा वाटर, तो किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा? NaOH बनाएगा, NaOH, और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस, और साथ में हीट निकलती है। तो ये भी क्या है बच्चों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट निकलते ही हीट के संपर्क में कौन आ जाता है? हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस धमाके के साथ जलती है। तो सोडियम के टुकड़े को जैसे आप पानी में डालोगे तो ये क्या होगा? धमाके के साथ जलता है। कभी आप एक्सपेरिमेंट करने जाओ लैब के अंदर तो आप सोडियम के टुकड़े को जेब में मत डाल लेना। अगर वो पानी के संपर्क में आ गया तो ध्यान, आपको पता है फिर क्या हो जाएगा। आई बात समझ में? तो सोडियम से और पोटेशियम से दूरी लेना है आपको। आई बात समझ में? चलो कैल्शियम पे आता है। आपको बता दूं पोटेशियम और सोडियम ये दोनों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, जबकि कैल्शियम भी करता है। लेकिन ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन आर हाईली वॉयलेंट। हाईली वॉयलेंट का मतलब है कि बहुत जल्दी रिएक्शन होती है। जैसे आप टुकड़े को डालोगे पानी के अंदर बहुत जल्दी इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए हाई वॉयलेंट होता है। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम भी बच्चों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन पहली बात तो इसमें कोई हीट नहीं निकलती। ठंडे पानी के साथ तो रिएक्ट करता है लेकिन ना तो कोई हीट निकलती है, और रिएक्शन भी बच्चों थोड़ी लेस वॉयलेंट होती है। ये बहुत हाई वॉयलेंट है। जैसे आप पानी में डालोगे पोटेशियम और सोडियम को इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, लेकिन कैल्शियम थोड़ा स्लोली रिएक्ट करता है। तो कैल्शियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या निकालता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालेगा? हाइड्रोजन। इसमें कोई भी हीट नहीं निकलेगी। पर ये क्या होती है बच्चों? लेस वॉयलेंट रिएक्शन होती है। लेस वॉयलेंट रिएक्शन होती है। आई बात समझे? थोड़ी स्लोली रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो ये एक बर्तन है, यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन बन रहा है। क्या क्वेश्चन बन रहा है अभी बताता हूँ। आपने क्या किया, ये पानी से भरा हुआ है, आपने क्या किया, इसको कैल्शियम का टुकड़ा डाला। तो ऐसे नहीं कि कैल्शियम का टुकड़ा डालते ही रिएक्ट कर लेगा, नहीं, थोड़ा आराम से करेगा, स्लोली करेगा, क्योंकि लेस वॉयलेंट है। ठंडे पानी के साथ कर लेगा ये तो ठीक है, लेकिन थोड़ा लेस वॉयलेंट होता है। अब क्या होगा, जैसे आप इसको कैल्शियम के टुकड़े को पानी में डालोगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद में ये जो कैल्शियम का टुकड़ा है इस पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ये क्या प्रॉब्लम है? ये क्वेश्चन भी है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के टुकड़े को पानी में डालते हो तो ये थोड़ी देर बाद में पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या हो रहा था कि हीट के संपर्क में हाइड्रोजन जल जाती थी, इसमें हाइड्रोजन से नहीं बचती थी बाद में, लेकिन इसमें तो कोई हीट नहीं निकल रही। तो हीट नहीं निकल रही तो हाइड्रोजन बची हुई है। तो ये हाइड्रोजन इस जो कैल्शियम का टुकड़ा आपने डाला है इस कैल्शियम के टुकड़े के साथ चिपक जाती है, और जैसे चिपक जाएगी तो ये कैल्शियम के टुकड़े को ऊपर ले आती है। इस प्रकार इसलिए ये जो कैल्शियम का टुकड़ा है
ये इस पानी के सरफेस पे फ्लोट करने लग जाता है। और मैग्नीशियम के साथ भी बच्चों ऐसा ही होता है, सेम टू सेम। आई बात समझ में? तो ये तीनों रिएक्शन में आपने क्या सीखा कि ये ठंडे पानी के साथ करते हैं दोनों, लेकिन हाई वोलेंट होते हैं, जल्दी से रिएक्ट करते हैं, साथ में हीट निकालते हैं। कैल्शियम भी ठंडे पानी के साथ करता है लेकिन कोई हीट नहीं निकलती। हाई बात समझ में? लेस वोलेंट होती है, ये अलग है। अब आओ नीचे मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम बच्चों थोड़ा लेस रिएक्टिव हो गया। मैंने बताया कि जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो मैग्नीशियम बच्चों थोड़ा कम रिएक्ट करेगा। सॉरी, मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। चलो मैग्नीशियम है वो वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो बताओ ये कोल्ड वाटर है तो क्या रिएक्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। रीजन क्या है? क्योंकि ये थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है यार। तो क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि पानी को गर्म करना पड़ेगा। हॉट वाटर यहाँ पे क्या बच्चों, हॉट वाटर। आई बात समझ में? तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इतना समझ गए? चलो अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब चलते हैं एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन पे। ये तो और ही कम रिएक्टिव है। तो ये बच्चों न तो ठंडे पानी के साथ करते हैं रिएक्शन, न गर्म पानी के साथ करते हैं। ये किसके साथ करते हैं, स्टीम के साथ करते हैं। किसके साथ, स्टीम के साथ। यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। हम एक्टिविटी में सीखेंगे बच्चों डायग्राम क्या है इसका। तो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन do not react with cold and hot water। ये किसके साथ करता है बच्चों, इट रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ करता है। चलो कराते हैं। तो क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ये स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आप गड़बड़ मत कर देना। अगर यहाँ पे आपने लिक्विड लिखा है इसका स्टेट, तो नो रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर आपने गैस लिखा है, अरे स्टीम क्या होती है, गैस ही तो होती है। तो अगर यहाँ पे गैस लिखा है तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्या कि मेटल होते हैं बच्चों, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। लेकिन ये क्या देंगे बच्चों, ऑक्साइड देंगे। क्या देंगे, ऑक्साइड। तो मेटल क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में क्या निकालेगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इसको बैलेंस कर लेना। चलो कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कितना है बच्चों, इधर रिएक्टेंट में एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। एल्यूमिनियम इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एल्यूमिनियम तो हो गया। चलो ऑक्सीजन पे आओ बच्चों। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है, 3 है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना हो गया बच्चों, H2 तो पहले ही थे, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो गए। तो 6 इधर, हाइड्रोजन 6 है, इधर भी 6 करने के लिए 2 इधर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार याद रखना, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन वाटर के साथ, ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ना हॉट वाटर के साथ करते हैं, ये स्टीम के साथ करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई। दूसरी प्रॉब्लम, ये हाइड्रोक्साइड नहीं देते, ये ऑक्साइड देते हैं। जिंक पे आ जाओ। जिंक बच्चों ये वाटर के साथ करके रिएक्शन क्या देते हैं, जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। आयरन, आयरन है बच्चों ये वाटर के साथ, यहाँ पे सॉरी लिक्विड नहीं, गैस लिखना है। सॉरी क्या लिखना है, गैस लिखना है। क्या देगा, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है कि Fe3O4 देता है। कभी आप Fe2O3 मत लिख देना, Fe2O3 लिखते गलत हो जाएगा। क्या देगा, Fe3O4 बनाता है बच्चों, Fe3 ऑक्साइड बनाता है, और साथ में क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है। समझ गए? अब ध्यान रखना, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद में बच्चों हमारा टॉपिक आता है एसिड के साथ रिएक्शन। किसके साथ, एसिड के साथ। थर्ड टॉपिक आता है रिएक्शन विद एसिड। ठीक है, तो मेटल होता है, देखो बच्चों मेटल होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। चलो एग्जांपल ले लें,
मेटल के रूप में ले लो बच्चों एल्यूमिनियम H, और एसिड के रूप में लो HCl। तो ये किस प्रकार का सोल्ट बनाएगा? हाइड्रोजन निकाल दो इधर से, और बचा क्या? Al और Cl बचा, और ये आपस में रिएक्ट करके बताओ किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा? AlCl3। आपको कहे सर ये क्यों बना? पिछला वाला लेक्चर देख लो, मैंने बताया हुआ, थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो मैंने कहा था कि कमेंट करके बताओगे, मैं आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना सिखा दूंगा। ये बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एल्यूमिनियम और Cl आपस में रिएक्ट करके AlCl3 बनाएगा। AlCl2 नहीं बनाएगा, गलत है। AlCl नहीं बनाएगा, गलत है। Al2Cl नहीं बनाएगा, गलत है। तो ये बच्चों यही सही क्यों है? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला पे डिपेंड करता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला किस पे डिपेंड करता है? वैलेंसी पे डिपेंड करता है, वैलेंसी है। चलो एग्जाम्पल बोल लो। जिंक है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो बताओ किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा? एक तो निकालेगा हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या है? Zn और Cl बचा है, तो क्या बनाएगा? ZnCl2 बनाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि जो Zn की वैलेंसी है वो +2 है, और Cl की जो वैलेंसी वो -1 है। ये इसकी वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, तो Zn एक हम लगाते नहीं है, Cl की वैलेंसी इसके पास चली जाएगी, Cl2 हो जाएगा। यही बात समझ? ये आपके लिए है ZnH2SO4। अरे H2SO4 भी तो एसिड है, तो बताओ ये किस प्रकार का कंपाउंड बनाएगा? सोल्ट किस प्रकार का होगा? देखो ये हाइड्रोजन इधर से निकल जाएगी, और ये बचा ZnSO4, जिंक सल्फेट। क्या ये रिएक्शन होगी बच्चों? कॉपर HCl के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। कभी भी जो कॉपर होता है वो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। अभी आपने देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सोल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल और भी ले सकते हो बच्चों। ये बताओ आयरन है वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप बताओगे कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, लेकिन सोल्ट के रूप में क्या निकलेगा आप कमेंट में बताओगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सभी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं? सोल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन नाइट्रिक एसिड की यहाँ पे प्रॉब्लम है। किसकी? नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन वो H2 नहीं देता, वो क्या देता है बच्चों? H2O देता है। समझ रहे हो क्या? नाइट्रिक एसिड होता है वो हाइड्रोजन नहीं देता, रिएक्ट तो कर लेगा लेकिन सोल्ट भी बना देगा, लेकिन वो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। वो क्या निकालता है? साथ में वाटर निकालता है। वाटर क्यों निकालता है? क्योंकि बच्चों HNO3 होता है वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए ये क्या करता है? इस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन को जोड़ देता है। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दे तो ये क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। इसलिए जो HNO3 होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या नहीं देता? वाटर देता है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों दो मेटल ऐसे होते हैं जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज। ये दो ऐसे मेटल है जिसमें नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट करेगा और साथ में हाइड्रोजन नहीं देता है। यहाँ पे बच्चों ध्यान रख लेना, मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराते हैं या जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन मैंगनीज के साथ कराते हैं तो बच्चों ये हाइड्रोजन देता है। लेकिन इन दोनों के अलावा सभी मेटल के साथ कराओगे ना, किसी भी मेटल के साथ कराओगे तो वाटर निकालेगा। क्या निकालेगा? वाटर। क्यों निकालेगा वाटर? क्योंकि HNO3 क्या होता है बच्चों? हाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बच्चों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक आता है बच्चों मेटल्स रिएक्ट विद अदर सोल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स रिएक्ट विद अदर सोल्ट सॉल्यूशन। देखो बच्चों जो मेटल होता है वो अदर सोल्ट सॉल्यूशन के भी साथ रिएक्ट करता है। कैसे? जैसे Fe रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं। बार देखो रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, पहले मर्क्यूरी आएगा, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, अब चलो मैं रिएक्शन लिखता हूँ कि मेटल होता है, जैसे मेटल ले लेता हूँ मैं जिंक,
तो यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन ले लेता हूँ FeSO4, तो क्या ये रिएक्शन करेगा? करेगा बिल्कुल। क्या बनेगा? देखो बच्चों यहाँ पे देखो एक ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या दिख रहा है आपको? एक मेटल दिख रहा है और ये रहा मेटल। अब क्या होगा, ये एक हाई रिएक्टिव मेटल है। जिंक क्या है बच्चों? आयरन से क्या है? हाई रिएक्टिव होता है। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो जिंक ऊपर आता है और Fe नीचे आता है। तो ये जो जिंक है वो आयरन की तुलना में हाई रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करेगा बच्चों, इस कंपाउंड में से FeSO4 के कंपाउंड में से Fe को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो क्या बनाएगा? ZnSO4 और साथ में Fe को बाहर निकाल देगा। तो इस प्रकार ये रिएक्शन करता है। मेटल होता है वो अदर सोल्ट सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करता है। इसमें क्या होता है, ये जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देता है? उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। चलो आप ये बताओ, मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए वो उसका हाई होना जरूरी है। चलो ये बताओ, ये क्या रिएक्शन हो जाएगी? कॉपर सल्फेट साथ में Fe, क्या रिएक्शन होगी बच्चों? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, Fe तभी इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है जब Fe हाई रिएक्टिव होगा। चलो देखो हाई रिएक्टिव है क्या? बिल्कुल हाई रिएक्टिव। Fe पहले आता है, कॉपर बाद में आता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो Fe पहले आता है। तो Fe क्या है बच्चों? कॉपर की तुलना में हाई रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? Fe इसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। इस प्रकार ये जो मेटल होता है वो अदर सोल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है। चलो इसके बाद बच्चों द रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आप जानते ही हो। रिएक्टिविटी सीरीज मैंने तो बहुत बार लिखी है कि रिएक्टिव सीरीज ये है बच्चों, ये इसको याद कर लेना, याद करना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है। इसके बाद में बच्चों हमारा टॉपिक आता है हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से समझेंगे। कौन सा टॉपिक बच्चों? 5th टॉपिक, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर रिएक्ट। देखो इस टॉपिक को समझने से पहले आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल किसको कहते हैं, नॉन मेटल किसको कहते हैं। चलो आज इस क्वेश्चन से भी पर्दा हटा ही देते हैं, ठीक है। देखो पहले इस क्वेश्चन पे बाद में आएंगे, पहले आपको मेटल और नॉन मेटल पता होना चाहिए, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर आपको डेफिनेशन आ गई ना तो ये क्वेश्चन आपको आराम से आ जाएगा। देखो मेटल्स किसको कहते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बच्चों कि लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, वगैरह वगैरह, ये सारे मेटल हैं। तो मुझे कैसे पता चला यार कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम मेटल है? मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मुझे उसकी डेफिनेशन आती है। आपको क्या सर फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया? नहीं, डेफिनेशन से पता चला मुझे कि ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है बच्चों? सारे मेटल है। तो डेफिनेशन क्या है? देखो डेफिनेशन लिख देता हूँ, मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इतना समझ लो आप, मेटल के पास एक टेंडेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मेटल के पास क्या होती है? टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया क्या प्रॉब्लम है? चलो इसको समझते हैं। पहले मैं नॉन मेटल के भी साथ लिख देता हूँ। चलो बच्चों नॉन मेटल के साथ लिख देते हैं, फिर दोनों के साथ समझिए। नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट का मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है, अगर कोई भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो मेटल है। और इसका अपोजिट ले लो, जो कोई इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या है बच्चों? वो है नॉन मेटल है। तो मेटल आर इलेक्ट्रॉन रिसीवर। इलेक्ट्रॉन रिसीवर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं। इतना समझ गए कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल है, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल है। जैसे एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, क्लोरीन वगैरह वगैरह, ये क्या बच्चों? सारे नॉन मेटल है। क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं? क्या ये सभी इलेक्ट्रॉन देते हैं? चलो देखते हैं। पहले मैं मेटल की बात करता हूँ बच्चों, मेटल की बात करता हूँ। तो मैंने
सोडियम को मेटल बोला, चलो एक एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं। मैंने सोडियम को मेटल बोला है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। चलो बात करते हैं सोडियम। बच्चों आपको पता होना चाहिए ये कब आएगा, जब आपको एटॉमिक नंबर पता होगा। एटॉमिक नंबर नहीं पता है ना बच्चों, तो ये आपको नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर कम से कम आपको 30 तक तो पता होना चाहिए। 10th क्लास में आ गए हो आप, एटॉमिक नंबर बच्चों कम से कम 30 तक पता होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, वो भी सीक्वेंस से आपको कम से कम 30 तक उसके सिंबल के साथ पता होना चाहिए, तब जाके आपको ये आएगा। चलो आप बताओ सोडियम, आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। एटॉमिक नंबर 11 है, मैं इसको बता रहा हूँ। अगर ये आ गया ना आपको तो ये आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 11 है, किसका, सोडियम का। तो आप ये जानते हो कि किसी भी एटम के अंदर, जैसे मान लो ये सोडियम का टुकड़ा है बड़ा सारा, तो इसके अंदर छोटे छोटे एटम होते हैं। अरे कोई भी एलिमेंट है वो एटम से मिलकर बना होता है, तो ये एटम है, ठीक है। ये सारे एटम किसके हैं, सोडियम के हैं। तो अगर मैं एक एटम को उठा के देखूं तो ये एक एटम है सोडियम का, समझ गए। और आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। और आपको ये भी पता है कि एटम के अंदर उसके सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये भी आप जानते हो, और न्यूट्रॉन। और आप ये भी जानते हो, नहीं जानते तो जान लो, इलेक्ट्रॉन के ऊपर बच्चों कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन नाम से पता चला है, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर बच्चों इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। चलो ये इस पे आओ। तो ये क्या बच्चों, एक सोडियम का एटम है, ठीक है। और आप ये जानते हो कि इसके सेंटर में होता है, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैंने 3 चीज़ बताई थी बच्चों, 3 चीज़ बताई थी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है बच्चों वो उसके न्यूक्लियस में होता है। जैसे मान लो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 11 है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नेगेटिव, मतलब वो भी 11 है। आपको बता दो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो किसी का एटॉमिक नंबर 13 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 13 है। प्रोटॉन की संख्या आपको क्या बताती है, प्रोटॉन की संख्या आपको ये बताती है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना है, समझ गए। एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या। अगर मैं कहूँ कि किसी एलिमेंट का पोटेशियम है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या 19 है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या 11 है। अगर प्रोटॉन की संख्या 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बच्चों 11 है। आई बात समझ में। प्रोटॉन होता है यानी पॉजिटिव चार्ज, वो हमेशा इसके न्यूक्लियस में भरा रहता है, प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन बच्चों नील्स बोर के अकॉर्डिंग, नील्स बोर आपने 9th क्लास में सीखा होगा। नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इसके सेल के अंदर। बच्चों अब अलग अलग कक्षाएं होती है, जैसे ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे सेल होते हैं बच्चों। और इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों इस सेल में भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं, सेल में, ठीक है। पहले सेल में बच्चों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे सेल में 8 आएंगे, फिर 8 आते जाएंगे। आई बात समझ में। वैसे अगर इसको डिटेल से समझे ना तो 2, 8, 18, 32 ऐसे आते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगले में 8 भरे जाते हैं, ऐसे भरना आपको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 11 है। तो पहले सेल में ये तो है इसका न्यूक्लियस बच्चों, ये सेल नहीं है, ये पहला सेल है, KLMN ऐसे बोलते हैं। ये K सेल है, ये L सेल है, और ये KLM, ठीक है। और इसके बाद में आएगा वो N सेल होगा। आई बात समझ। K सेल में 2 भरे जाएंगे, चलो इसमें 2 भरे, 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 भर दिया, दूसरे में कितना भरेंगे, 8 भरेंगे, और अगले में कितना भरेंगे बच्चों, 1 भरे जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए। पहले सेल में अधिकतम 2 आएंगे, दूसरे सेल में अधिकतम 8 आएंगे, तीसरे सेल में भी अधिकतम 8 आएंगे। अब देखो दूसरा सेल इसका कंप्लीट है, लेकिन तीसरा सेल इसका कंप्लीट है क्या, देखो बच्चों इसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करना चाहता है, अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है, ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है। अगर आप ये एक समझ गए ना तो फिर सारा समझ में आ जाएगा। तो ये क्या करना चाहता है बच्चों, ऑक्टेट रूल को पूरा करना चाहता है, यानी अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है।
देखो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, कितने हो गए 11 हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है इसके पास 11 है। पहले में अधिकतम 2 भरे जाएंगे, दूसरे में अधिकतम 8 भरे जाएंगे, अगले में अधिकतम कितना भरा जाएगा 1 भरा जाएगा। चलो देखो, तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तब ये 8 हो जाएंगे पहली, या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना मेटल की डेफिनेशन आप समझ में आएगी। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, ये तो ये 7 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम है वो कंप्लीट करना चाहता है, ये भी कंप्लीट करना चाहता है, तो या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे। तो कौन सा बेटर रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का या 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने का। तो ये सोडियम क्या करता है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, डोनेट कर देता है, इसलिए सोडियम क्या है, मेटल है। और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों। देखो पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और 11 ही प्रोटॉन थे, इसलिए ये न्यूट्रल था, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो कितने हो जाएंगे बच्चों, 10 हो जाएंगे। अब बताओ प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई, प्रोटॉन है 11 और जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, तो किसकी संख्या ज़्यादा हुई, प्रोटॉन की, कितनी 1, 11-10 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, इसलिए प्लस वाला ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। आई बात समझ में। चलो अगला लेते हैं, अब समझ में आ जाएगा आपको। अब ये बताओ बच्चों एल्यूमिनियम मेटल या नॉन मेटल। चलो मैं बता देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बच्चों 13। तो पहले सेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे सेल में 8 आ जाएंगे, और तीसरे सेल में कितना बचा 3 बचा। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5 ले ले आउटर सेल में, अरे आउटर सेल में कितना बच्चों 3 है, तो ये क्या करना चाहता है आउटर सेल कंप्लीट करना चाहता है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 5 ले ले या ये 3 निकाल दे। कौन सा बेटर रहेगा, 5 लेने वाला या 3 निकालने वाला, 3 निकालने वाला। तो ये क्या करेगा बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। तो इसके पास एल्यूमिनियम 3+ आएगा, प्लस तो कब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तो प्लस ही आएगा, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इसलिए इसके ऊपर 3+ है, इसलिए क्या बच्चों मेटल है। आई बात समझे। चलो आप बताओ पोटेशियम क्या है, मेटल या नॉन मेटल। पोटेशियम कितने नंबर का होता है बच्चों 19 नंबर का होता है। बताओ ये मेटल है या नॉन मेटल, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो मेटल है वरना नहीं है। चलो बताओ करता नहीं करता, 2 पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और अगले में कितना हो गया 1 हो गया। तो बताओ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों 1 है, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, तो 7 ले ले या ये 1 निकाल दे। तो कौन सी बढ़िया रहेगी 1 निकालने वाली, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, इसलिए पोटेशियम में कौन सा चार्ज आता है K+ आता है। आई बात समझे। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो सारे क्या होते हैं बच्चों मेटल होते हैं। अब आ जाओ नॉन मेटल के, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो क्या है बच्चों नॉन मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो मेटल है, जो रिसीव करते हैं वो नॉन मेटल है। चलो नाइट्रोजन पे आओ। नाइट्रोजन कितने नंबर का बच्चों 7 नंबर का है। कितने नंबर का है 7 नंबर का है। तो भरो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ ना बच्चों 2, 8 ऐसे, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पहले में 2 भरा जाएगा, पहले सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेल का मतलब होता है बच्चों कक्षा। पहले सेल में कितने आएंगे अधिकतम 2 आएंगे, अगले सेल में कितने आएंगे 5, 7 हो गए ना। अधिकतम टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों इसके पास 7, पहले में अधिकतम 2 आएंगे और अगले में 5 आएंगे। वैसे तो अधिकतम कितने आने चाहिए, अगले में 8 आना चाहिए, तो है ही नहीं इसके पास 8 कहाँ से लाए। अब देखो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, ये पहला सेल ये दूसरा सेल, पहले सेल में 2 आ गया अधिकतम, दूसरे सेल में अधिकतम 5 आ गया। अब ये 8 करना चाहता है, ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहता है, तो ये क्या करेगा या तो 3 ले ले, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 3 ले ले या 5 निकाल दे। तो बताओ कौन सा बढ़िया रहेगा, 3 लेने वाला या 5 निकालने वाला। 5 निकाल देगा ना तो ये सेल खत्म हो जाएगा और आउटर सेल तो ये बढ़ेगा, तो इसका पूरा रहेगा। चलो बताओ, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है 3 लेने वाला, अरे जो बेटर रहेगी वही करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, इसलिए नाइट्रोजन क्या बच्चों नॉन मेटल है। अब बताओ देखो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्लस वाली की 7 है, और इलेक्ट्रॉन की मतलब माइनस वाले की कितनी है 7 है। तो इसने क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया,
3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये कितना हो गया बच्चों, 10 हो गया माइनस। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी 10, और प्लस प्रोटॉन की संख्या कितनी है बच्चों 7। तो बताओ इसके ऊपर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, किसकी संख्या ज़्यादा है, पॉजिटिव वाले की नेगेटिव वाले की, नेगेटिव वाले की। तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, -3 आएगा, 3 माइनस। आई बात समझे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई नाइट्रोजन की, 3 हो गई। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलो आप ये बताओगे, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल, 8 नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। तो बताओ पहले में कितना नंबर आ जाएगा 2, अगले में कितना नंबर आ जाएगा 6। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये 2 ले ले 8 करने के लिए, या ये 6 निकाल दे। तो कौन सी बेटर रहेगी, 2 लेने वाली। तो 2 रिसीव करता है, इसलिए ये नॉन मेटल है, जो रिसीव करता है वो नॉन मेटल है। आई बात समझे। तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस आ जाता है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बच्चों 2। जितना इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है वही उसकी वैलेंसी है, जितना इलेक्ट्रॉन देता है वही उसकी वैलेंसी है। आई बात समझे। अब चलते हैं हमारे इसके ऊपर टॉपिक पे आते हैं। अब मेटल और नॉन मेटल समझ गए। अब ये कह रहा है कि हाउ डू मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट। जैसे सोडियम की बात करें, अब आपको समझ में आ जाएगा सोडियम। सोडियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम का, यानी पहले में कितना बार आ जाएगा 2, 11 नंबर का है। अब इस टॉपिक पे आ गए बच्चों, 11 नंबर का पहले में कितना बार आ जाएगा 2, फिर अगले में पर जाएंगे 8, अधिकतम 8 ही भरे जाते हैं, कभी 9 मत कर देना, 9 करते तो गलत हो जाएगा। ये नील्स बोर ने कहा था, ये नील्स बोर ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, नील्स बोर ने कहा था कि आउटर सेल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आएंगे। आई बात समझ में। तो ये 2 8 हो गया, अगले में देखो कितना बचा 10 हो गया, 11 है टोटल, तो ये हो गया लास्ट में 1। तो बताओ ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा या लेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये क्या करेगा सोडियम, क्या करेगा बच्चों सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन निकालते ही नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या उतनी रहेगी। समझ गए, ये तो गई है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन बच्चों 17 नंबर का होता है। बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, बताओ कॉन्फ़िगरेशन। ये 17 नंबर का है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2। तो बच्चों ये क्या हो गया मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये क्या है देखो 2 8 7, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 17 हो गया। तो ये बच्चों आउटर सेल में 8 करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यह 7 निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये क्या होगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना देगा Cl माइनस, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब देखो सोडियम एक मेटल है, ध्यान से सुनो, मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट क्यों करते हैं। सोडियम क्या है बच्चों एक मेटल है जिसके ऊपर आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम बच्चों क्या है एक मेटल है जिसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन देना चाहता है किसी को। आपने देखा कि आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो मैं बच्चों इसके इलेक्ट्रॉन को स्टार से लगा देता हूँ, चलो दूसरे पेन से लगा देता हूँ। इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन बच्चों एक नॉन मेटल है, जबकि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दर्शाया, जबकि इसके इलेक्ट्रॉन को स्टार से दर्शाया। अब देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों के पास प्रॉब्लम है। ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। अरे जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, सोडियम की बात हो रही है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो ये सेल हट जाएगा ऊपर वाला, ये पूरा ही हट जाएगा, आउटर सेल ये रहेगा। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। आई बात समझ में। तो ये क्या करना है, तो ये क्या करेगा बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको देना है, इसको इलेक्ट्रॉन देना है और इसको लेना है। मेटल को इलेक्ट्रॉन देना है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है। इसलिए मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों को जरूरत है, एक को देना है इलेक्ट्रॉन तो एक को लेना है। आई बात समझ में। तो ये रिएक्ट कैसे करेंगे, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को बहुत जरूरत है इलेक्ट्रॉन की।
तो जैसे सोडियम इसको देगा तो सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और क्लोरीन क्या कर लेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 तो इसके पास खुद के पास थे, ऐसे 8 हो गए क्या, 7 तो खुद के पास थे। और एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया है, सोडियम से लिया है। तो ये सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन है। और जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन आ गया कि ऑक्सीजन का क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कभी भी आपको किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मेटल या नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछे तो क्या करना है, पहले तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। ऑक्सीजन कितने नंबर का बच्चों, ऑक्सीजन है 8 नंबर का। कितने नंबर का, 8 नंबर का है। तो इसमें क्या होगा कि पहले सेल में कितना भरा जाता है, 2, अगले में 6 भरे जाएंगे। तो आउटर सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों, 6 है। तो क्या करोगे बच्चों, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, ओ लगा देना। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लगा देना, 1 2 3 4 5 6। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना नीचे 2 6। ये हो गया बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपसे नाइट्रोजन का पूछे तो क्या करोगे, नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए कि कितने नंबर का है। तो नाइट्रोजन कितने नंबर का बच्चों, 7 नंबर का। तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों इसका, 2 5। पहले में 2, अगले में 5 भरा जाएगा। तो नाइट्रोजन लगा देना। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 5। तो 1 2 3 4 5। और इसका लिख देना बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कितना हुआ, 2 5। ये हो गया बच्चों नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब आपसे पूछे क्लोरीन का बताओ भाई, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताओ। तो कैसे बताओगे, पहले आप तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। क्या होगा, 2 8 7, क्योंकि ये 17 नंबर का है। तो पहले में 2, अगले में 8, अगले में 7। एक इलेक्ट्रॉन लेगा ही, वो यहाँ पे नहीं चर्चा करेंगे हम। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको बताना। आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है वो लिखना है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। ये 7 इलेक्ट्रॉन लिख दो और नीचे इसका क्या लिख दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया बच्चों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपके लिए क्वेश्चन है सोडियम का बताओ और मैग्नीशियम का बताओ। मैग्नीशियम और सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको करना, ये आपके लिए वर्क है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट किस प्रकार करते हैं ये हमने सीखा। अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। MgCl2, यहाँ पे Mg क्या है, मेटल, और Cl2 नॉन मेटल। तो ये किस प्रकार मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड बनाया, चलो देखते हैं। मैग्नीशियम बच्चों 12 नंबर का है। कितने नंबर का है, 12 नंबर का। तो बताओ इसका आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम 12 नंबर का, तो पहले में 2 आ गया, अगले में 8 आ गया, 10 हो गया ना। अगले में कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो ये आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 निकाल दे। तो कौन सा बेटर रहेगा, 2 निकालने वाला। तो मैग्नीशियम के पास, मैग्नीशियम क्या हुआ फिर, मेटल हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, चलो ठीक है। क्लोरीन पे आओ। क्लोरीन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 होता है। हमने इसकी बहुत बार बात कर ली है, 7 होता है। इस पे आओ, इसके पास भी 7 होते हैं ऐसे। अब देखो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसका बच्चों इलेक्ट्रॉन दूसरे कलर से या अलग ऐसे स्टार लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो इसके आउटर सेल में 7 है, इसके आउटर सेल में 7 है। ये इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना है क्योंकि इसके आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। तो क्या बनेगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है 2 क्लोरीन को, तो क्या बनेगा, Mg कितना चार्ज आएगा बच्चों, 2+ आएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। अरे 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 2+ आ जाएगा। फिर क्लोरीन कितने बच्चों, Cl 2 है,
तो यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ। अरे क्लोरीन कितने बच्चों, 2 है, Cl2 हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक क्लोरीन की बात करूँ तो दोनों की हो जाएगी क्योंकि मैंने Cl2 लगा दिया है। 7 थे, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है तो ये स्टार हो गया, माइनस लगा दो ऐसे। आपको क्या सर -2 लगाना चाहिए था, 2 क्लोरीन को दिया है तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, इस प्रकार बनता है। चलो बच्चों Na2O इसका फॉर्मेशन बताओ, ये कैसे बनेगा। इसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, ये कैसे बनेगा, चलो बनाते हैं। सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 है। आपको पता है कि सोडियम कितने नंबर का होता है, यानी एटॉमिक नंबर कितना होता है। सोडियम बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है 11। तो पहले सेल में कितना आएगा 2, अगले में 8, पहले और अगले में 1 आएगा। ये आपको यहाँ पे नहीं लिखना, आपको पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। तो सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिख देता हूँ। इसके आउटर सेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। चलो अब आओ ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ऑक्सीजन 8 नंबर का होता है। एटॉमिक नंबर कितना बच्चों ऑक्सीजन का 8 है। तो इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, अरे इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बच्चों, 2 6 होगा ना, ठीक है। तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन को बताओ कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो ये किस प्रकार का बनाएगा कंपाउंड, देखो Na, तो ऐसे लिख दो Na2, 2 Na तो Na2 लिख दो, प्लस लगा देता हूँ क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की बात, सॉरी प्लस लगा देता हूँ क्योंकि मैंने 2 लिख दिया है तो दोनों के साथ में बात हो रही है। चलो इधर आओ, ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने थे, 6 थे, ये 6 हो गए। और 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया है, तो कितने स्टार लगाएंगे, ये सोडियम से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे सोडियम से लिया हुआ इलेक्ट्रॉन। तो कितना आएगा बताओ इसके ऊपर चार्ज, 2 माइनस, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। आई बात समझ में, ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ Na2। या आप करोगे खुद, फॉर्मेशन ऑफ MgO। इसमें एक मेटल है, नॉन मेटल, ये आप खुद करोगे किस प्रकार फॉर्मेशन होगा इसका। आई बात समझ में। इसके बाद में बच्चों 6 टॉपिक आता है, कौन सा, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आपको बता दूं कि अभी आपने देखा है कि मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे NaCl, इसमें मेटल है, एक नॉन मेटल है, जैसे Na2O, MgO, AlCl3, इसमें एक मेटल है और नॉन मेटल है। ये जितने भी मैंने लिखे हैं ना बच्चों, ये आयनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, कंपाउंड तो है, आपको पता है कि जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं, ये कंपाउंड है। लेकिन ये किस प्रकार के कंपाउंड है, एक होते हैं बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड, एक होता है आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा कंपाउंड होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है। आपने अभी तक देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है इसमें, जैसे अभी NaCl में देखा था आपने, Na के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के ऊपर 7 इलेक्ट्रॉन थे, ऐसे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ना। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो आयोनिक कंपाउंड होता है। और आयोनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो देखना आपको 6 टॉपिक में। आप क्या देखोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। देखो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी में बच्चों पहला देखोगे फिजिकल नेचर, दूसरा देखोगे बच्चों आप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड आप देखोगे बच्चों सॉल्युबिलिटी, फोर्थ आप देखोगे कंडक्टिविटी, ठीक है। प्रॉपर्टी में क्या देखोगे आयनिक कंपाउंड में, फिजिकल नेचर कैसा है, यानी जो आयनिक कंपाउंड है उसका फिजिकल नेचर कैसा है। चलो आप एक को ध्यान में रख करेंगे, NaCl को। NaCl क्या बच्चों, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। इसको आप इसको जानते हो क्योंकि नमक का फॉर्मूला है, नमक को तो आप जानते हो, नमक क्या बच्चों एक आयनिक कंपाउंड है। इसको ध्यान में रखकर हम सभी को देखेंगे। चलो फिजिकल नेचर बताओ, ये सॉलिड होता है, कैसा होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है,
नमक कैसा होता है भाई, सॉलिड होता है। तो आप क्या हो गए, आयनिक कंपाउंड हैविंग, देखो एक मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बच्चों बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से मेटल और नॉन मेटल, यानी पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हम कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सॉलिड होते हैं नेचर में। समझ गए, पहला हमारा समझ में आ गया। सॉलिड क्यों है, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड होते हैं नेचर में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी मेटल या कोई भी मेटल मेल्ट करता है, मेल्ट मतलब पिघलता है, जिस टेम्परेचर पे पिघलता है वो उसका क्या है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट है। आपने देखा होगा आयरन है, एक आयरन ले लो और एक गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, देखो ये बताओ आयरन और गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट सेम है क्या, बिल्कुल भी नहीं। आयरन को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए, जबकि गोल्ड को उतना नहीं देना पड़ता। तो बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मेल्ट करने के लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो Fe का मेल्टिंग पॉइंट क्या बच्चों, ज़्यादा है। तो मेल्टिंग पॉइंट समझ के क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल करता है। क्या करता है बच्चों, बॉइल करता है। तो बताओ पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, पानी कितने टेम्परेचर पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है पानी, बॉइल करता है। चलो समझ गए। अब इस पे बात करते हैं। तो बताओ हम NaCl को लेकर कर रहे थे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, क्या NaCl को पिघलाया जा सकता है, बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, यानी कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाता है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। अरे NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ही होता है, आप घर पे ट्राई करके देख लेना। नमक को पिघलाने की कोशिश करा गर्म करके, ऐसा नहीं कि नमक को पानी में डालकर पिघला रहे हो, वैसे नहीं, नमक को आप वैसे पिघलाने की कोशिश करना, क्या ये पिघलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसको मेल्ट करने के लिए। आई बात समझें। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसका रीजन बताओ, ये क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लेना, ये क्वेश्चन है कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना होता है आयनिक कंपाउंड, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी आप जानते हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब अगर इसको मेल्ट करना है तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये मेल्ट होगा, ये बॉइल होगा। इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बॉन्ड अब तोड़ेंगे कैसे बच्चों, ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, इसलिए इसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। अरे हाई इसलिए होता है क्योंकि इसका बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। अगर ये वीक होता ना तो थोड़ा सा टेम्परेचर देते ही ये बॉन्ड टूट जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसलिए इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, हाई होता है। सोल्युबिलिटी की बात करें तो जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बच्चों, ये पानी के अंदर, वाटर के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं। जैसे NaCl है, आपने देखा होगा यार NaCl पानी के अंदर घुल जाता है, लेकिन ये पेट्रोल और डीजल के अंदर, पेट्रोल और डीजल या केरोसिन के अंदर ये इनसोल्यूबल होता है। आप चेक करके देख लेना, आप केरोसिन के अंदर पानी वो नमक डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, आप डीजल के अंदर नमक डालोगे नहीं घुलेगा, अगर आप पेट्रोल के अंदर नमक डालोगे तो वो सोल्यूबल नहीं होगा, डिजोल्व नहीं होगा। समझ गए सोल्युबिलिटी में क्या सीखा आपने, कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पानी के अंदर तो सोल्यूबल होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल, डीजल के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं, ये तो समझ गए। चलो लास्ट है, देखते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना। तो यहाँ पे देखो NaCl है, ये बच्चों सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। क्या जरूरी है बच्चों, चार्ज पार्टिकल होना जरूरी है। तो बताओ सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये चार्ज नहीं देगा। जैसे मान लो ये नमक का ढेर है, ठीक है, ऐसे नमक का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पे आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और यहाँ पे आपने स्विच लगा दिया, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया ऐसे,
और यहाँ पे आपने बैटरी लगा दी, ठीक है, और इसका दूसरा एंड इसे जोड़ दिया। जैसे आप स्विच चालू करोगे तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे बल्ब तब ग्लो करता जब यहाँ से, देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में कांटेक्ट में नहीं है, तो यहाँ से चार्ज इधर से इधर आना चाहिए था या इधर से इधर आना चाहिए था, मतलब चार्ज कंटिन्यू फ्लो करना चाहिए था, तब जाके ये बल्ब ग्लो करता। तो यहाँ पे ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, मतलब चार्ज यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए चार्ज होना चाहिए। चार्ज होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराना तो इसको मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। जैसे इसी नमक को मैं पानी में डालूंगा, इसी नमक को उठा के किस में डालूंगा? पानी में, वही 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा, फिर ये सेटअप करूंगा सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया था, पानी में डाल दिया बस इसको और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो जैसे मैं स्विच चालू करूंगा तो क्या होगा? ये बल्ब ग्लो कर जाएगा। ऐसा क्यों भाई? पहले तो नहीं कर रहा था। पहले बच्चों सॉलिड फॉर्म में ये कोई आयनों में नहीं बटाता, लेकिन जैसे आप पानी में डालोगे तो आयनों में बढ़ जाता है Na+ और Cl-। अब आ गया देखो चार्ज आ गया, तो चार्ज क्या करता है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इधर फ्लो कराता है और ये करंट लगातार कंटिन्यू फ्लो करता रहता है। इस प्रकार ये बल्ब ग्लो करता है। आई बात समझ में? आपने क्या सीखा? फिजिकल नेचर क्या है इसका? सॉलिड है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, इसलिए सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से इसको सुफिशियंट अमाउंट में क्या चाहिए आपको? हीट एनर्जी चाहिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए। सोल्युबिलिटी आप समझ गए, पानी के अंदर सोल्यूबल होता है, डीजल, पेट्रोल और केरोसिन के अंदर इनसोल्यूबल होता है। और लास्ट कंडक्टिविटी आप समझ गए कि सॉलिड फॉर्म में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। आप ये भी जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? चार्ज की आवश्यकता होती है, जबकि चार्ज इसके पास सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। आई बात में? इसके बाद में बच्चों हमारा जो टॉपिक है करेंट्स ऑफ मेटल, ये इस चैप्टर के 3rd लेक्चर में सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब